हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 20 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि इसमें 20 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। जितना ज़रूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना ज़रूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तथा नियमों को लिखे। जितना भी क्वेश्चन इस क्लास में है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिखकर याद जरूर करना। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तथा नियमों को लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। पहला नियम है अपवर्तन के कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण की, यानी आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण की ज्वा साइन ए तथा अपवर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। अपवर्तन कोण की ज्वा साइन ए का अनुपात नियामक होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर लिख सकते हैं। साइन आई बटा साइन आर लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन आर होगा, यह नियतांक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो आप लोग लिखना है कि विद्युत धारा क्या है और इसका मात्रक भी लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर ए होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा क्या है, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के सही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर को हम ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या हो सकता है, तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एंड जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लौ के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर, यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एंड जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लौ के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग को लिखना है कि प्रकाश पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज क्या है, तो प्रकाश की किरणों के समूह, जो समूह होता है प्रकाश की किरण का, तो उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारिक किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और यहाँ पर तीसरा होता है अभिसारिक किरण पुंज, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं।
4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। तो आप लोग को बताना है कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं और 4 पादप हार्मोन के नाम भी लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही सिंपल है कि पौधों की वृद्धि और विभेदन क्रिया को संपन्न कराने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे यहाँ पर 4 पादप हार्मोन के नाम दिए हैं, जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइलिन और एसिटिकम। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? तो पौधों की वृद्धि और विभेदन क्रिया को संपन्न कराने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जिबरेलिन है, ऑक्सिन, साइटोकाइलिन, एसिटिकम, ये चारों पादप हार्मोन के नाम है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप लोग को बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही सिंपल है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, उदाहरण में दिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर एक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, यह संयोग करके देखिए यहाँ पर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी जल का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का गुण लिखिए। तो आप लोगों को लिखना है अम्ल का क्या गुण होता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। और अम्ल और क्षार लवण का आप लोग क्लास नहीं किए हैं, तो संपूर्ण क्लास हुआ है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास हुआ है, तो उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अम्ल, क्षार एवं लवण का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसका लिंक। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका पहला गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। याद रखिएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नीले लिटमस पत्र को कौन लाल करता है? तो अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। 3 नंबर में है कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। 4 नंबर है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और मैंने यहाँ पर धातु और अधातु इसका भी क्लास करा दिया है, चैप्टर बाय चैप्टर, तो उस सभी का आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सभी का चैप्टर मिलेगा अगर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को पढ़ना है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं। तो आप लोग को लिखना है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है पौधों में जाइलम से जल एंड फ्लोएम से खनिज लवणों का संवहन होता है। परासरणी दाब का संवहन में महत्वपूर्ण होती हैं। काफ़ी ऊंचे पौधे में रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का परिवहन होता है। चलिए सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर जरूर लिख कर याद करना। चलिए 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है। तो आप लोग को बताना है कि प्रतिरोध क्या है। बहुत ही आसान है कि प्रतिरोध क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। बहुत ही आसान है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो वह वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो जब एक यौगिक टूटता है और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो वैसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही आसान है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो वैसा ईंधन जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो तो उसे हम
उत्तम ईंधन कहते हैं। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो ऐसा ईंधन जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा यानी अधिक ज्वाला उत्पन्न करता हो, उत्सर्जन करता हो, तो उसे हम उत्तम ईंधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर शीशों का पेड़ हुआ, जब उसको हम जलाएंगे तो अधिक ऊष्मा उत्सर्जन होगा, यानी अधिक ऊष्मा उसमें से निकलेगा, तो उसे हम उत्तम ईंधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर पुआल है यानी पुअरा, जब उसको जलाएंगे तो कम ऊष्मा उत्सर्जन होगा, यानी कम ज्वाला निकलेगा, उसमें अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा निकलेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझ लिए कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो ऐसा ईंधन जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा उत्सर्जन करता हो, यानी अधिक ज्वाला उत्पन्न करता हो, तो उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। सिंपल है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है, अतः यह जल ना जाए, इसे बचाने के लिए हम इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। सोडियम को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखते हैं? तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है, अतः यह जल ना जाए, इसे हम बचाने के लिए इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो आप लोग को बताना है कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि धातु एक क्रियाशील श्रेणी में H से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तो कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो धातु एक क्रियाशील श्रेणी में H से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कुछ धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है? तो आप लोग को बताना है कि दृष्टि दोष क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इसका उत्तर है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष क्या है? तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के आगे या पीछे बन जाता है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। बहुत ही सिंपल है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन क्या है? तो आप लोगों को लिखना है कि साबुन क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से बनते हैं। इसका उत्तर है कि साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से बनते हैं, उसे हम साबुन कहते हैं। और सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन और सभी तत्व का नाम और उसका संकेत और परमाणु संख्या याद नहीं है यानी नहीं जानते हो, तो इसके लिए एक ऑलरेडी से वीडियो बना दिया है, जाकर देख लेना डिस्क्रिप्शन में कि सोडियम का संकेत क्या होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या, इसका संकेत क्या होता है। जब यह आप लोग समझ लेंगे तो केमिस्ट्री आसान लगेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है, न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। क्यों काला प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां कोई भी वहां पर वायुमंडल नहीं होता है, जहां पर होते हैं वहां पर न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। बहुत ही सिंपल है कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है कि पौधे अपना भोजन अपनी जड़ों तथा पत्तियों द्वारा हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त करता है। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो पौधे अपना भोजन अपनी जड़ों तथा पत्तियों द्वारा हवा, पानी तथा मृदा यानी मिट्टी से प्राप्त करता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव से क्या समझते हैं। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसका उत्तर है कि किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विभव कहलाता है। विद्युत विभव क्या है? तो किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विभव कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, दो उदाहरण लिखे। तो आप लोग को बताना है कि अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और दो उदाहरण भी लिखना है। बहुत ही सिंपल है। चलिए समझते हैं। वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है अनविकरणीय स्रोत का कहलाता है, यानी कहते हैं। अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वैसा ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है, यानी जिसका भंडार सीमित है और उसे हम पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनविकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, यह सब अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, याद रखिएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो जो आने वाला समय में कभी खत्म नहीं होता है, वह नवीकरणीय ऊर्जा या संसाधन होता है। और अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो जो आने वाला समय में खत्म हो जाता है उसे हम अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला आने वाला समय में खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम आने वाला समय में खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखे। तो आप लोग को उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखना है। तो इस प्रकार दो इसका उपयोग है। तो चलिए पहला उपयोग है कि साइड मिरर के रूप में होता है। बहुत ही सिंपल है। या साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2 नंबर इसका उपयोग है कि सड़क या गली में स्टील लाइट में परावर्तक सतह के रूप में। इतना लिख दे तो 2 अंक आपको मिल जाएगा। तो मैंने इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान के तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 20 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 में से कितना आप लोग को क्वेश्चन याद था, और जो क्वेश्चन याद नहीं है तो उसे प्लीज़ आप लोग लिख कर याद ज़रूर करना। और रही बात आप लोग की कि जितना भी ज़रूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना ज़रूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव को भी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव को भी पढ़िए। ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए होता क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को कुछ अंक काट लिया जाता है। कितना भी आप लोग अच्छे लिखते हो तो कुछ अंक 2, 4 या 5 अंक काट लिया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ अक्षर से काट लिया जाता है और भी बहुत गलतियाँ से इसका नंबर काट लिया जाता है। और रही बात की ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग का 50 के 50 सही है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से एक भी नंबर आप लोग को नहीं कटेगा। और रही बात की 5 अंक वाला भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से 2-2 क्वेश्चन आएगा 5 अंक वाला, जिसमें से एक बनाना है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम करा देंगे। 5 अंक वाला भी प्रश्न कितना आता है? 2 आता है और एक बनाना है। तो 3-3 अगर क्वेश्चन हम करा देंगे तो उसमें से गारंटी है कि एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 5 अंक वाला आएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नए जुड़े हैं तो जाकर जुड़ जाइए। यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर 72 यहाँ पर होता है, नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 72 94 और यहाँ पर 10 303। यह हमारा मोबाइल नंबर है 72 94 10 303। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा तो हम ग्रुप में जोड़ देंगे। आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा ग्रुप में एग्ज़ाम तक। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाना इस ग्रुप में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।